हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे जरा इसके ऊपर कि इंडिया में जो आजकल गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसके आने से पाकिस्तान के साथ रिलेशंस में क्या फर्क पड़ा है, और जब बीजेपी नहीं थी उससे पहले जो गवर्नमेंट्स थी तो उनके साथ किस तरह के रिलेशंस थे पाकिस्तान के। जहां तक हमें याद पड़ता है तो उसमें उस टाइम पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर और जो भी प्रेसिडेंट होते थे इंडिया और पाकिस्तान के, आपस में उनका आना जाना भी था। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आता और काफी टेंशन बढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो इस बारे में क्या समझते हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमें जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान से कमर चीमा साहब ने, जो कि स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और उसके अलावा भी चीमा साहब के आप देखते रहते हैं टीवी पे भी, आप उनकी बातें सुनते हैं। तो हम देखते हैं कि चीमा साहब इस बारे में हमें आज क्या बात करते हैं। और इंडिया से जी हमें ज्वाइन किया है नवीन कुमार साहब ने। आप स्पोक पर्सन है बीजेपी के। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नवीन जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले चीमा साहब आपकी तरफ ही आऊंगी। आप क्या समझते हैं सर कि क्या डिफरेंस हम देखते हैं पहले की गवर्नमेंट्स में और अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो क्या हमें कुछ हमारे पाकिस्तान के साथ टर्म्स पहले से खराब नजर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि सिर्फ एक आध जगह पर कुछ प्रॉब्लम है, बाकी अच्छा जा रहा है? देखें, मैं ये समझता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार भारत में आई है, हालात तो खराब हुए हैं। जो कोई थोड़ा बहुत इवन के हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि हम दोनों के एम्बेसडर भी एक जगह पे मौजूद नहीं है, और जो डेप्यूटी एम्बेसडर हैं वो एज ए चार्ज दी अफेयर काम कर रहे हैं। पहली बात, सो क्रेडिट इसका जाहिर बात है मोदी साहब की सरकार को जाता है। लेकिन देखना यह है कि मोदी साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आरजू काजमी साहबा, आपका शो काफी देखा जाता है और पाकिस्तान में भी देखा जाता है। मैं थोड़ा इंडियन ऑडियंस को भी बताना चाहता हूं कि देखिए, इस वक्त बीजेपी की जो सरकार है और नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है, वो बेसिकली एक हिंदू रिविजनिज्म की तरफ जा रही है। वो ये सोचते हैं कि हमें जो हिंदू वो माइंडसेट है या जो हिंदू स्कूल ऑफ थॉट है उसको इंडियन पॉलिटिक्स में लेके आना है। एक वक्त था कि हमें कहा जाता था कि पाकिस्तान की सियासत में मजहब इस्लाम का बहुत ज्यादा किरदार है, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी इस्लामिस्ट जो हैं या जो मजहबी जमातें हैं, इस्लामी मजहबी जमातें, वो कभी पावर में नहीं आई। एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे तो रही, लेकिन भारत में हमें ये देखने को मिलता है कि खासकर हिंदू मजहब को फॉलो करने वाले प्रॉपर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अब डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता वो जो सेकुलर और वो जो लिबरल उन्होंने एक अपना सो कॉल्ड एक दिया था पर्सपेक्टिव, उसके तहत नहीं है, बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशंस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, और इसको वो जाहिर बात है दुनिया समझती थी कि शायद बड़ा लिबरल है, बड़ी वहां पे बॉलीवुड है, सॉफ्ट पावर है। लेकिन जो नजर चीज आ रही है वो ये है कि एक जमात अपना हिंदू नजरिया अवाम तक लेके जा रही है, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी जमात को इंडिया की अवाम ने दूसरी दफा भी इलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया की अवाम हिंदुस्तान को एज ए हिंदू रिलीजियस स्टेट देखना चाहते हैं। वो इंडिया को इस सेंस में नहीं देखना चाहते जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या जो कांग्रेस पार्टी करना चाह रही थी। और पिछले 6-7 साल में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने इस चीज को एस्टेब्लिश कर दिया है कि एक हिंदू रियासत बनने जा रही है, और जो अखंड भारत का इनका कॉन्सेप्ट है वो पूरे खित्ते में आप इसको लेके जा रहे हैं। सो मुझे तो ऐसे नजर आ रहा है कि ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर बदल रही है इंडिया की, एक हिस्टोरिकल नेचर बदल रही है इंडिया की, और आने वाले दिनों में इंडिया बहुत मुख्तलिफ होगा। जी नवीन जी आपने बात सुनी कमर चीमा साहब की, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि चीमा साहब जब पहली बार मेरी बात हुई थी ना नवीन जी से, मैंने इनको कॉल किया, कहीं से मुझे नंबर मिला, तो ही वॉज वेरी नाइस। इतने नाइसली बात कर रहे थे कि मुझे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सुन रखा था बीजेपी बीजेपी, तो मुझे शक हुआ। मैंने इनको कहा आप वाकई में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है? कहते हैं जी। तो मुझे लगा था कि वो मुझे ये सुन के कि मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, पता नहीं किस तरह का बिहेव करेंगे। बट ही वॉज वेरी नाइस कि मुझे अभी भी शक हो रहा है कि सर आप अभी अभी आए हैं बीजेपी में या पहले से? तो सर ये भी बता दें, और साथ ही बताइए कि जो चीमा साहब ने जो बात की, आप उससे कहाँ तक एग्री करते हैं? चीमा साहब, मैं बाल्यकाल का स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता। तो
ये गुण उसी में मिल सकते हैं कि वो इतने सब और शालीनता से, अगर कोई जहर भी हमें पिलाया है, जहर भी हमारी तरफ फेंके तो शालीनता से माँ भगवान शिव की तरह सब पी लेते हैं। तो आपने जो कहा मैंने सुन लिया, अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। आपने कहा हालात पहले से खराब हो रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर आतंकवाद को पनाह देना पाकिस्तान नहीं बंद करेगा तो विश्व भर में उसके हालात खराब हो जाएंगे। जिस प्रकार से आतंकवादियों के कैंप चलाए जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो बड़ा भयावह है। और केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में आप एक्सपोर्ट करते हैं आतंकवाद, ये सबसे ज्यादा भयावह है। और ये पाकिस्तान की जनता के लिए भी सबसे ज्यादा कष्टदायक है। वो जनता जो अपना टैक्स देती है उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उस जनता को क्या मिलता है? आतंकवादियों की गोलियां। आतंकवादियों को उसका पैसा दिया जाता है और उसके पास कुछ नहीं होता। जितना पैसा आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की सरकार दे रही है, अगर उसका आधा पैसा आप लोगों के डेवलपमेंट पर खर्च कर दे तो पाकिस्तान जो भारत का कभी हिस्सा हुआ करता था वो बहुत बेहतर होता। दूसरी बात आपने कहा कि हिंदुस्तान मजहबी देश की तरफ जा रहा है और वहाँ के मुसलमान बड़े कष्ट में हैं। मेरा कहना है कि पाकिस्तान की पूरी आवाम से ज्यादा मुसलमान भारत में है, ये आप जानते हैं। और उसने मोदी सरकार को चुना है, ऐसा नहीं कि नहीं चुना, पहले से ज्यादा बम्पर सीटों से हम आए हैं। 300 से ज्यादा सीटें उन्होंने ही चुन करके दी हैं। वो इसलिए दी हैं कि जितना पाकिस्तान का बजट है उससे कहीं ज्यादा बजट अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मोदी सरकार ने उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए अपनी योजनाओं में पिछली बार दिया है और वो काम कर रही है। वो सड़कें बनी तो सबके लिए बनी। अगर उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन दिया गया तो सबके लिए दिया गया, 8 करोड़ लोगों को दिया गया। इसी तरह से लोगों के पास अगर पंचायतों तक, गांवों तक बिजली पहुंचाई गई तो उसमें हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं कि हिंदू के मकान में जाएगा और मुस्लिम के मकान में बिजली नहीं जाएगी। अगर वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था अगर पूरे गाँव में गाँवों तक होगी तो वह हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं, पूरे देश जितने नागरिक हैं सभी के लिए होगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं मोदी सरकार ने की है। इसलिए ये कहना कि केवल मजहबी, वो अपने चश्मा जैसा मर्जी आप पहनिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी आपने कहा कि कांग्रेस से स्वाभाविक तौर पे आपको स्नेह होगा, प्रेम होगा, क्योंकि कांग्रेस इसी प्रकार की बात करती थी। कांग्रेस ने तो हमारे जितने सीमावर्ती राज्य हैं जो भारत के हैं उसके चारों ओर उसने तो कभी सड़कें तक नहीं बनाई थी। हमारे अपने राज्य, अपना टेरिटरी, सड़कें इसलिए बनाई, पड़ोसी नाराज हो जाएगा हमारी सड़कें बनाने से। हवाई पट्टी बनाएंगे तो पड़ोसी नाराज हो जाएगा। हमारा देश है भाई, हम कुछ भी बनाएंगे, हमने बनाया, बेशक चाइना परेशान करता हो। और चाइना जब पाकिस्तान पे पूरी तरह से जो कब्जा करने जा रहा है उसको भी अगर कोई बचा सकता है, अगर चाइना से मुक्त करा सकता है तो भारत ही करा सकता है। आज बलूचिस्तान हो, आज जो है गिलगिस्तान हो, आप समझिए पाकिस्तान के आधे से ज्यादा प्रांत ऐसे हैं, सिंध हो या पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, उसके अंदर भी आप जब देखेंगे तो इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान के वजीर आजम इस प्रकार के हैं, महान महानुभाव, कि वो जनता के बारे में अगर 10% की सोच लेना तो पाकिस्तान का कल्याण हो जाए। वो केवल अपने बारे में सोचते हैं या पाकिस्तान की आर्मी के दिए हुए नियमों को पालन करने के लिए जाते हैं। मेरा ये कहना है कि भारत, आप जिसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू एक पद्धति है, संस्कृति है। अगर वो हिंदू पद्धति संस्कृति विश्व के, आप ग्लोबल में देखा जाए, विश्व के अनेकों देश उसे अपना रहे हैं, पाकिस्तान को भी अपना लेनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो शायद समस्या ना हो। मेरा केवल इतना से कहना है, आप पुराना चश्मा उतारिए, अपने यहाँ पर पाकिस्तान में आतंक का विरोध करिए। आतंकवादियों को पनाह देने वाली जहां आप प्रांतें हैं, जो आपकी सरकारें हैं, जो आपके आईएसआई है या पाकिस्तान आर्मी है, उसका विरोध कहिए कि भाई ये पैसा वहां नहीं, आप हमारे डेवलपमेंट में खर्च करिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का भी विकास होगा और आपको मदद चाहिए तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। आप पाकिस्तान के विकास की बात करिए, पाकिस्तान के डेवलपमेंट की बात करिए, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए विरोध करना चाहिए। बस इतना सही मेरा कहना। देखिए नवीन जी, पहली बात तो ये कि चीमा साहब के पास जाने से पहले मैं ये कह दूं कि जो आप बार बार आप लोग नारे लगाते हैं ना कि भारत में मुसलमान ज्यादा है, तो जाहिर है आपकी जगह ज्यादा है, एक बड़ी कंट्री है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उधर मुसलमान भी ज्यादा होंगे, उसमें कोई कमाल बात नहीं है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तान के लोग हो, कभी भी टेररिज्म को ना तो फंड कर रहे हैं और ना ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या आप भी अच्छी बातें करेंगे, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी समस्याएं होती होंगी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है सब देखते हैं, किस प्रकार से वहां लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं। एक नहीं, सैकड़ों हजारों वीडियो आती है
वहां पे जितनी तादाद की पॉपुलेशन देखोगे आप 32% थी पहले जब देश के 2 हिस्से हुए थे। आज अगर आप वहां जाकर के देखेंगे तो 7-8% रह गए। कहाँ चले गए सबके सब? क्यों सबने इस्लाम कबूल लिया? हमारे यहाँ तो इस प्रकार से नहीं, हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन ने बढ़ी है। अगर आजादी के समय में जितनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज की थी उससे कई सौ गुना बढ़ी है, और आपके यहाँ जितनी पॉपुलेशन अल्पसंख्यक समाज की थी उससे कई सौ गुना कम हो गई। आखिर क्यों हो गई? ऐसा क्यों हुआ? बड़ा स्टेट है यहाँ तब भी बढ़ गई, आपका छोटा स्टेट है तब भी वहां पर कम हो गई, ऐसा क्यों? सर 1947 के बाद जो है बांग्लादेश भी बना है, क्या कहेंगे चीमा साहब? तो वहां भी कुछ लोग गए हैं, ये क्या बात हुई आपकी? जी चीमा साहब। बांग्लादेश में तो केवल ढाका में ही थे ना जी, ढाका में 97% गैर मुस्लिम थे, आज वहां पे 3% रह गए। जी चीमा साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि देखें जी वहां पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स हैं, ये इन्होंने एक बयानिया बना लिया हुआ इंडिया के अंदर। और भाई जी, पहले आप अपने डिस्प्यूटेड इशू सॉल्व करें। आपके घर में इंसर्जेंसी लगी हुई है, आपने 6-7 लाख फौज बिठाई है कश्मीर पे और इल्जाम अच्छा है हम पे दे दें। मतलब जिस मुल्क, देखिए आप अपने आप को कहते जमहूरियत हैं और कश्मीर को डील करते हैं दिल्ली से। भाई ये कौन सी बात हुई कि जिस मुल्क में इलेक्शन हुई असेंबली को आप तोड़ दें और कहें नहीं अब यहाँ गवर्नर रूल लगेगा, और फिर वहां पे लोग अपनी आजादी की बात करें। आपने पाक ऑक्यूपाइड में चीमा साहब, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आकर चुनाव कराए। सर प्लीज चीमा साहब को कंप्लीट करने दें, फिर आप चीमा साहब से बस एक सवाल छोटा सा पूछा मैंने बीच में कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से लेके आज तक क्या आपने कभी चुनाव कराया? वह क्यों नहीं हुआ चुनाव? मैं बोलता नहीं हूं बीच में, मेरी बात सुने आप। पहली बात तो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर, आप आजाद कश्मीर की बात करें, वहां हमेशा इंतखाबात होते हैं, हमारे यहाँ पे तो। पहली बात, आपके अभी वहां पे गवर्नर रूल नहीं लगा हुआ क्या वहां पे इस वक्त गवर्नमेंट इस वक्त दिल्ली से नहीं चल रही? क्या लोगों का मैंडेट चोरी नहीं किया गया? क्या पॉलिटिकल लीडरशिप को जेलों में नहीं डाला गया? उनको घरों में नजरबंद नहीं किया गया? आप कहते हैं कि नहीं हम आपको रोटी देंगे, आप कारोबार करो, आजादी नहीं मुझे मुझे ये बताइएगा जरा, मेरी बात को मुकम्मल होने दें जनाब। मुझे ये बताइएगा, कोई दुबई है, कोई सऊदी अरब है कश्मीर के जहां पे की मर्जी हुकूमत चल जाए ना? आपने वहां पे लोगों को रिसोर्सेज दिए। वहां पे तो कांग्रेस की लीडरशिप को जाने की इजाजत नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा नो गो एरिया कश्मीर है, इल्जाम हम पे लगा दो। भाई आपकी फौज वहां पे क्या करती है? स्याह करती है, सफेद करती है, लोगों के घर जलाती है, लोगों के खवातीन का सोना चुराती है, उनके लॉकेट उतार लेते हैं। वो हमारा कसूर है क्या? आपने इतनी फौज बनाई हुई है और कहते हैं जी इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दो। भाई साहब, मेरा सिर्फ इतना कहना है, पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, हमारी शहरग है, आपने उस पर कब्जा किया है, हम लेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे जरूर। जो हमारा तौर तरीका है, हमने आपसे जंगें लड़ी हैं, हमने डिफेंस पे पैसा लगाया, इसलिए नहीं लगाया। हमने बांग्लादेश में आपने हमारी पीठ में छुरा गोंपा, मतलब इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, हमारे हिस्से में घुसे। आपने जब दिल करता है आप इंटरवेंशन करनी शुरू कर देते हैं। देखिए, मोदी साहब की सरकार को एक चीज समझ लेनी चाहिए, इलेक्शन जीतने के लिए एंटी पाकिस्तान भले नारा लगाएं, लेकिन लोगों को नफरत में न धकेलें। आपने इलेक्शन जीतना, जीतें, क्योंकि इंडिया का मसला ये है। आपका हो गया तो मैं बताऊं चीमा साहब, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण मैं 1 मिनट में मुकम्मल कर लूं, फिर आप बोलिएगा। सर जी बेशक इलेक्शन जीतने के लिए एंटी पाकिस्तान नारा लगाएं, और बल्कि अब तो आपने यही काम शुरू कर दिया है कि इलेक्शन जीतने के लिए अभिनंदन और उसकी जैसे बाकी जो फौजी हैं उनकी तस्वीरें भी आपने इश्तिहारों पे लगानी शुरू कर दी हैं, ये बताने के लिए कि फौज हमसे करेंगे। पाकिस्तान को तो कहते हैं घुस के मारेंगे, फिर हम घुस के मारते हैं। आपके फौजी हवा से आते हैं, जाते जमीन से हैं, जैसे हमने अभिनंदन के साथ किया। उधर चाइना में आपकी छाती 56 इंच से 26 बल्कि 16 इंच की रह गई। देखें, मोदी साहब को बताएं, नफरत जितनी मर्जी करें, हमसे नफरत करें, लेकिन मुल्कों में नफरत ना फैलाएं। इलेक्शन जरूर जीतें जनाब। और पाकिस्तान में माइनॉरिटी की बात की, मुसलमानों की बात आपने की, पाकिस्तान में माइनॉरिटी बड़ी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो प्रोपेगेंडा है ना जी के, आप 1941 की कौन सी सेंसस लेके आ जाते हैं जी कि वहां पे इतनी पॉपुलेशन थी, इतनी घट कैसे गई? और भाई पाकिस्तान में मैं आपको इसका जवाब दे दूं ना,
एक सुनिए, सेकंड नवीन जी, चीमा मुझे साहब। 1 मिनट में कंप्लीट करने दें, मैं थोड़ा, मेरा सवाल जवाब लंबा हो गया सर जी। हाँ, लंबा हो आपने गया। ये जो आपका है ना कि जी पाकिस्तान में आप नारा लगा दें, माइनॉरिटी आ गई वहां पे, मजहबी वो वहां पे जो है कन्वर्ट हो गए, हिंदू से कन्वर्ट हो गए। पाकिस्तान में कोई रिलीजियस प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोई लॉ नहीं बना यहाँ पे कि जी आए जी हिंदुओं को हमने कन्वर्ट करना है। देखें सोसाइटी में लोग मुसलमान जो है वो अगर शादी किसी से कर ले तो इसका मतलब क्या है कि वो अब ऐसे हो गया। आपके बताएं ये लव जिहाद क्या है जो आरएसएस करती है? लव जिहाद यही है ना कि हिंदू मर्द और मुसलमान औरत से शादी कर लेता है और वो लव जिहाद हो जाता है। आप ये ह्यूमन राइट्स वॉच की अपनी रिपोर्ट है इसके ऊपर, लव जिहाद के ऊपर 2019 की रिपोर्ट देखें। आप पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर ले तो आप कहते हैं नहीं जी, क्योंकि इंडिया में लव जिहाद के नाम पे आरएसएस ने प्रॉपर ये घर वापसी किया है। ये देखें, आपने तो सिस्टेमिक कैंपेन शुरू की हुई है मुसलमानों को हिंदू बनाने की। इस चीज से बाहर निकले, इलेक्शन जीतना है तो परफॉर्मेंस पे जीते, इकोनॉमी आपसे चलती नहीं है। एंटी पाकिस्तान नारा लगा के आपने जीतना है, भले जीते। और पाकिस्तान की फौज के बारे में आखिरी बात आपने जनाब की थी, सिर्फ एक बात बता दो नवीन साहब, पाकिस्तान की फौज हमारा असासा है, हमारा फख्र है। हमने आपके साथ जब भी लड़ाई की इसकी वजह से की, और हमने अपनी फौज को पाला पेट काट के। हमने अपने डिफेंस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वरना जब हमने न्यूक्लियर धमाका आपने किया था ना 1999 में, आपके लोगों ने कहना शुरू कर दिया था जी अब तो गया पाकिस्तान। थोड़े दिन बाद ही हमने धमाका करके बता दिया कि आप कहां खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे छोटे जरूर हैं साइज के हवाले से, लेकिन आपका मुकाबला करेंगे और खित्ते में चौधरी चौधरी नहीं बनने देंगे, ये याद रखें। जी नवीन साहब। जी, मेरे को ये कहना है, बड़ा अच्छा कहा आपने कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक खुश हैं और सामान के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है और कुछ नजर आता नहीं, बात सत्य है। इसलिए आपको सब कुछ लगता होगा कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि बेशक टीवी चैनल पर आपकी मजबूरी है, आपकी विडंबना है, तो मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी क्या व्यवहार करती है सबके साथ। वहाँ पे अगर आपने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एक शब्द बोला तो आपकी नाक में नकेल डाल के वो ले जाएंगे कल सुबह, इसलिए आप चिल्लाएंगे, बोलेंगे। लेकिन आपने नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा आपके पास है, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वो जो जिस पे आपने कब्जा किया हुआ, उस पर आज तक आपने चुनाव क्यों नहीं कराया? जम्मू कश्मीर हमारा, इसलिए हम चुनाव कराते हैं, आपका नहीं है इसलिए आप नहीं कराते हैं। दूसरी बात, आप कहते हो कि दिल्ली में दिल्ली से आप जम्मू कश्मीर को रोटेट करते हो, उस समय जम्मू कश्मीर में हमारी ही सरकार, भाजपा की सरकार थी, और भाजपा की सरकार के बाद उस क्षेत्र के डेवलपमेंट करने का, विकास करने का हर केंद्र सरकार, हर एक देश को अधिकार है कि अपने सीमावर्ती राज्यों का विकास करे। आपके पास नहीं है तो समझ सकता हूँ, आपकी विडंबना, आपका है ही नहीं कुछ, वैसी कटोरा लिए बैठे रहते हो, आपके पास होगा क्या? तो इसलिए मेरा कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो फैसला किया वो सरकार ने हमारी किया, हमारे साथ वहां पर डेवलपमेंट का काम लगातार चल रहा है। आप हमारा मुकाबला मत करिए, क्योंकि आप करने की काबिल ही नहीं है, उसकी स्थिति भी नहीं है। हमारे सैनिक आसमान से भी जाकर मारते हैं, जमीन से भी जाकर के मारते हैं, और आपके घुसपैठिए आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं, आतंकवादी के भेष में आते हैं और यहाँ मारे जाते हैं। कब तक भेजेंगे आप? एक एक को नेस्त नाबूद करने का काम भारतीय सेना के जवानों के अंदर है, इतनी ताकत उनके पास है। तीसरी बात कि जम्मू कश्मीर ना तो था आपका ना है, और ये बात सत्य है कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बहुत अधिक दिन तक आप संजोकर नहीं रख सकते हैं, वो तो भारत के अंदर विलय होगा ही होगा। और मैं आज आपके यहाँ पर दावा करता हूं कि बहुत जल्दी, आप इस बात को लिख लीजिए मेरी चीमा साहब, और आप कहीं भी जाकर के इसको बता दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भी और देश का एक नागरिक होने के नाते भी दावे से कहता हूं कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जिसमें पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा किया है, वो भारत का हिस्सा होगा और जल्द होगा। दूसरी बात, चाइना से हमारे विषय में, चाइना को तो आपने अपना सब कुछ दे रखा है, अब चाइना से हमें कह रहे हैं चाइना को पीछे जाना है, जाएगा। ये पहले वाली सरकार नहीं है कांग्रेस की, आपके मित्रों की, जो हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए कहते भारत की आधी से ज्यादा जमीन चाइना को दे दी। 1 इंच जमीन भारत की, 1 इंच, क्योंकि जमीन को हम अपनी मां से ज्यादा कीमती मानते हैं, तो जमीन 1 इंच में हम नहीं दे सकते, ना देंगे। ना पाकिस्तान ले सकता, ना चाइना ले सकता, ना बांग्लादेश ले सकता, ना कोई और देश ले सकता। लेकिन जो जमीन पर कब्जा हमारी क्या है, चाहे पाकिस्तान ने किया हो चाहे किसी और देश ने किया हो, वो वापस लेने की कुव्वत इस नरेंद्र मोदी के अंदर है और किसी में नहीं है। तो आप देखते रहिएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाले समय में ये पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो भारत में विलय करेगी, और जो चाइना ने कब्जा किया है वो भी हम लेकर के आएंगे।
चाइना तो घुस के मार लगा रहा है आपकी, जैसे 62 में तो लगाई थी चिंता उसी मत तरह से करिए, मार चाइना लगा, हमारे को, उससे ज्यादा मार रहा है आपको सर। खुशी होगी आरजू नहीं जी, है आपको, आपको पता ही नहीं लग रहा आप लोग पिट रहे हैं। जी जी मसा। आपको मतलब आपको ज्यादा पता चल रहा है वहां बैठ करके कि चाइना पे, मैंने कहा ना कि जिस जैसा चश्मा लगाएंगे आप वैसी नजर आएगा। देश यहाँ पे, देश में सर आपने आपका एक चश्मा मित्र भी है बदल हमारे दीजिए। यहाँ पर, आपके प्रति सिंपैथी रखने वाला है, चाइना के प्रति सिंपैथी रखने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी भारत में भी है। उस भारत में उस पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता जो अक्सर बचकाने के हरकतें करता है, बचकाने बयान देता है, वो भी चाइना की भाषा बोल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि देश के अंदर और देश के बाहर सब जानते हैं कि मोदी से मजबूत इस विश्व के अंदर दूसरा कोई और नेता नहीं है। और मोदी इतने मजबूत नेता हैं कि वो भारत को अखंड रख सकते हैं, और भारत को, जैसा चीमा साहब कह रहे थे, अखंड बनाने का जो सपना है वो ही पूरा कर सकते हैं, और वो करेंगे। चीमा साहब इनको भी चश्मा बदलने की जरूरत लग रही है शायद, क्योंकि इन्हें सब कुछ गलत नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, पहली बात तो इनको बड़ी गलतफहमी है। आजाद कश्मीर में हर वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। इस वक्त भी राजा फरूक हैदर वहां के वजीर आजम है, और आपको शायद इस बात का पता ही नहीं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि वहां पे हुकूमत नहीं है, वहां इलेक्शन कराएं। भाई वहां पे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की का मैंडेटेड वजीर आजम बैठा हुआ है वहां पे सदर है। जरा सुन ले सर जी बात अपनी, मेरी बात मुकम्मल होने दें। वहां पे प्रॉपर एक गवर्नमेंट बैठी है, कैबिनेट बैठी हुई है, जिसको हमारे वजीर आजम जाके, जारी बात है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक और है। देखें, एक तो पहली बात आपको गलत फहमी दूर कर दी, क्योंकि आपने इंडिया में ये मशहूर कर दिया जी पाकिस्तान में एक तो आर्मी आ गई है। वो आर्मी, जारी बात है आर्मी का खौफ ही बड़ा है इंडिया में। तो आपने जिस चीज से बंदे को खौफ हो उसका नाम तो बार बार लेते ही है ना। जिस तरह आप जो है वो अमित शाह और जो इस तरह के बड़े बड़े जो आपकी पार्टी के लोग हैं जो वहां पे खून खराबे वायलेंस कराते हैं, जिस तरह मोदी जी गुजरात में वायलेंस कराते थे, तो उनका नाम लेके तो आप लोग वोट लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आर्मी का नाम लेके आप लोग जिंदा है। अगर यकीन करके माने आप ना मौजूद हो, उधर हमारी आर्मी मौजूद ना हो, या पाकिस्तान आपके साथ बॉर्डर में ना हो, तो आप तो सर्वाइव ही ना कर सकें। आपके तो दुश्मन ही कोई ना हो, आप तो आपस में लड़ लड़ के रह जाए। शुक्र करें आपको एक दुश्मन मिला हुआ है, और उस दुश्मन की वजह से आप लोग जो है वो मौजे मार रहे हैं, याशियां कर रहे हैं बल्कि। वरना पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, उससे आपको पता है कारोबार का फायदा तो होना नहीं है। आपने क्या किया, उसने कहा आर्मी को दुश्मन बनाओ, आर्मी 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 करो, इलेक्शन इलेक्शन करो। और जमीन की बात की जनाब, कश्मीर की जमीन, आपके लिए कश्मीर एक जमीन का टुकड़ा ही है। हालांकि इतना बड़ा मुल्क है, उन बेचारों को आजादी दे दें, आपका क्या जाता है। लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा, आपके जो सियासतदान साहब हैं, उन्होंने कहा था भैया 370 हट गया, 35 से हट गया, जाओ सफेद लड़कियों से शादियां करो, मौजे मारो, वहां पे शादियां करो। अब थोड़ी हम भी जो है सफेद रंग की लड़कियों से शादी कर ले। कश्मीर की आपकी इतनी वैल्यू है कि आपके लिए एक व्हाइट लड़की जो है, वो आपकी सरकार के जो सियासतदान है, आपकी हुकूमत के लोग, वो कहते हैं जाओ भाई अब तो हम वाइट। ये रेसिस्ट कमेंट्स हैं, मैं कहता हूं ये रेसिस्ट कमेंट्स हैं, जो कि इंडियन हुकूमत के लोग जो हैं वो इनको प्रमोट कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह जनाब नवीन साहब चलता रहा तो आप किधर जाएंगे। एक तरफ आपने कश्मीर में लॉकडाउन तो किया, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया, हम तो ये रोज सुन सुन के तंग आ गए अब, और बात कर करके भी तंग आ गए हैं। ये आप किधर जा रहे हैं। इंडिया का हालत ये होनी है कि इंडिया ने अंदर से फट जाना है, उसकी हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बल्कि मोदी साहब के एक आने का फायदा जो है ना वो हमें हुआ है। पूछे क्या फायदा हुआ है। मोदी साहब के आने का फायदा हुआ कि जो इंडिया का हार्ड फेस, जो इंडिया का ये चेहरा दुनिया को तो पता ही नहीं था। दुनिया तो सारी समझती थी वहां छमक छल्लो गाने बनते हैं, शाहरुख खान है वहां पे, और वहां पे तो बड़ी जनाब लॉटरियां निकली हैं लोगों की। लेकिन दुनिया को यह नहीं पता था कि भैया वहां पे छमक छल्लो के अलावा इस तरह के भी लोग हैं जो ट्रंप की मौजूदगी मस्जिद, मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर चढ़ के बीजेपी का झंडा लगा देते हैं। ये तो पता ही नहीं था दुनिया को, ये तो अभी पता चला, थैंक्स टू मोदी जी एंड थैंक्स टू बीजेपी। हालात इसी तरह रहे तो आप कोशिश ये करेंगे मस्जिदों में, जो हमारे सिख भाई हैं उनके गुरुद्वारों में, हर जगह आप बीजेपी के झंडे लहराते रहेंगे। आप ऐसे ही करें, को 2-3-4 करोड़ झंडे लगवा के, 10 करोड़ झंडे बनवा के वहीं से कहीं लगवा दें। ये क्या आपको लोगों की मस्जिदों पे और ईसाइयों के चर्चों पे ये झंडे लगाने का शौक पड़ा है, और मुसलमानों की मस्जिदें गिरा के मंदिर बनाना जो है, ये जनाब एक हिंदू रियासत की बुनियाद रखी है।
और वो जो मुसलमानों की, मैं अक्सर कहता हूँ 1000 साल की हुकूमत है ना, अब मोदी साहब समझते हैं कि मैं 1000 साल की हिंदू हुकूमत की बुनियाद रखने लगा हूं। ये उनको बहुत शौक है, तारीख में मेरा नाम लिखा जाए, देखें क्या होता है। लेकिन उम्मीद यही है कि मोदी साहब जो हैं उनको सख्त नाकामी होगी। नवीन जी, एक चीज और बताएं चीमा साहब को जवाब देने से पहले, कि आप लोगों के यहाँ जो भी डिबेट होती है इंडियन टीवी जिस चैनल पे भी, आप लोग कभी पाकिस्तान के पैनल के साथ कभी भी जो है वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी और को नहीं बिठाते, सिर्फ वही लोग बैठे होते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इतना डरते क्यों है आप लोग? हमारे यहाँ की डिबेट देखें, हमारे यहाँ आपको अपोजिशन भी बैठी हुई मिलेगी और गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन आपके यहाँ जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो कि मोदी जी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वैसे मुझे मालूम नहीं आप किसकी चैनल की बात कर रहे हो कि वहाँ पे इसको केवल एंटी विरोधी या बुलाते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ आपके समर्थक पार्टी के लोग नहीं है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये आपको तय कर लेना चाहिए कि भाई आपके समर्थक वहाँ पर जो है। लेकिन दूसरी बात कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से टीवी चैनलों को आर्मी कंट्रोल करती है या पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करती है, भारत में टीवी चैनलों को पॉलिटिकल पार्टियां कंट्रोल नहीं करती। भारत में टीवी चैनलों को टीवी चैनल चलाने वाले या फिर जो संपादक या पत्रकार लोग हैं वही कंट्रोल करते हैं। आपकी विडंबना है कि आप किसको बुलाएंगे, कितना बोलेगा, जबरदस्ती वो बोलेगा नहीं पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, जबरदस्ती बोलेगा आर्मी बहुत अच्छी है, वो आर्मी ने बहुत बढ़िया काम कर रही है, हाँ अपना गला काट के आर्मी को दे देंगे, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का जुनून आपकी मजबूरी है चैनलों में बोलना और बुलाना। ये बात सत्य हो सकती है भी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मेरा ये कहना है कि एक सुझाव भी आपको साथ साथ है, आपको लगता है कि टीवी चैनल पर आपके समर्थक आम आदमी पार्टी है, जो आप बता रहे हैं कि आपके समर्थक आम आदमी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं या समाजवादी पार्टी वाले हैं, ममता बनर्जी हैं, अगर वो नहीं आती तो आप मत जाइए, उनको कहिए भी हमारे समर्थकों को भी वहां बुला लीजिए। दूसरी बात, चीमा साहब ऐसा भ्रम क्यों पालते हो आप, क्यों पालते हो ऐसा भ्रम भाई कि पाकिस्तान जो है बहुत ताकतवर है, चुनाव लड़ा रहा है, वहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट सिंध में आपने बनाया तो उसके अंदर पाक ऑक्यूपाइड की जो सीटें हैं 22, उस पर आज तक चुनाव नहीं कराया, ये आप देख लीजिए, और करा भी नहीं सकते हैं, ये मैं दावा करता हूँ। आप ना आपकी सरकार, पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार आ जाए चाहे कोई आ जाए, उस पर चुनाव नहीं करा सकते। दूसरी बात, पाक और जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं। आपने कहा कि 370 के बाद, मैं समझता हूँ पीड़ा होगी आपको, सो होनी भी चाहिए, और आपके कुछ समर्थक मित्र भारत में उनको भी इस बात की पीड़ा है। धारा 370 के हटने से, 35 के हटने से देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता सबसे ज्यादा सुखी हो। वो कभी नहीं चाहते पाकिस्तान की तरफ जाना, वो कभी नहीं चाहती आतंकवाद की भट्टी में जाना, वो कभी नहीं चाहती आप पाकिस्तान जैसे जहाँ आदमी जानवरों से ज्यादा बदतर जिंदगी जीता हो उस तरफ जाना। वो सदा चाहती है कि दिल्ली की तरफ आना, वो सदा चाहती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के तरफ जुड़ना। तो वही काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। डेवलपमेंट के बाद जितना डेवलपमेंट भारत में है उसका 1% पाकिस्तान में है नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान तो हम ये नहीं, हमारे साथ हमारी विडंबना है कि हमारे साथ हमारा पड़ोसी ऐसा मिला है, हमारे साथ पड़ोसी देश है उसमें पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अपने पड़ोस में अच्छे संबंध बनाए। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ जिसके साथ रहना है, अगर वो भारत की तरह, भारत ने 1947 के बाद कितना विकास किया है आप देख सकते हैं भारत के अंदर, और पाकिस्तान ने क्या किया, उतना ही विनाश किया है। पाकिस्तान अपने लोगों का दुश्मन है, पाकिस्तान जमहूरियत का दुश्मन है, पाकिस्तान इस्लाम का दुश्मन है, पाकिस्तान इस्लाम के बनाए हुए नियमों को पालन नहीं करता, उसका कट्टर विरोधी है, सब जानते हैं। इस्लाम में कभी नहीं कहा किसी धर्म को जाकर के मार आइए, आपके लोगों को मारा जाता है, मंदिरों को तोड़ दिया आपने, मस्जिदों को तोड़, गुरुद्वारों को तोड़ दिया आपने, वहां चर्च नहीं बचे, कन्वर्ट करा दिया, वहां पर 80% आबादी अल्पसंख्यकों को मुस्लिम बना दिया। ये पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से मैं समझ सकता हूँ कि आप मुकाबला नहीं कर सकते, चिल्लाना आपकी मजबूरी, हमें मत कहिए हम पाकिस्तान के दम पर चुनाव जीतते हैं। पाकिस्तान के नाम से हमें चुनाव जीतने की आवश्यकता नहीं है कि देश की जनता हमारी बहुत समझदार है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। देश की जनता हमारी बहुत राजनीतिक आर्थिक विश्लेषणों को सबको करती है, समझती है, और उसके बाद तय करती है किसको चुनना है। उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी इस देश की, भारत की शान पूरे विश्व में डंका बजा चुके हैं। तो इसलिए भारत के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आने वाले वर्षों में भी भारत के प्रधानमंत्री बने, और रहते रहते जो समस्याएं हैं, एक समस्या बची है हमारी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो कब्जा किया हुआ है, वो हमें वापस लेना निश्चित तौर पर ले ही लेंगे। इसके अलावा बाकी और बड़ी मेजर समस्या जितनी हम सबके सब दूर करेंगे। आज जब पूरे विश्व में जब वैश्विक बीमारी चल रही हो कोरोना,
उसके अंदर भी भारत जितनी मजबूती से लड़ा है, जितना उसके लोगों का ठीक होने का रेट है, पाकिस्तान का 1% नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान तिलमिला रहा है, बिलबिला रहा है, बिखरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लोग मजबूरी में उसकी टपली बजा रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। अपने वजीर आजम को समझाइए, वो देश के लिए, जनता के लिए काम करे। हिंदुस्तान का ग्रोथ करते करते खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी रहा तो ये बात सत्य है कि विश्व के नक्शे में, मानचित्र में पाकिस्तान का नाम नहीं मिलेगा। जी जी साहब, वैसे पाकिस्तान का नाम कभी नहीं मिटेगा और ना ही कभी पाकिस्तान खत्म होगा। आप कोशिश करके देख लें। जी जी साहब, क्या कुछ सवाल क्या कह रही हैं आप? क्या बोलूं मैं? सर उनकी बात आपने सुनी, उनको आप क्या जवाब देंगे? मैं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मैं कहा पाकिस्तान खत्म होने के लिए नहीं बना है। मतलब कोई बात करे यार, वो करो जो करने वाली है। अब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, आजाद कश्मीर ये हो जाएगा, तो ये वो बातें कर रहे हैं। ये ठीक है, आपके इलेक्शन तो देखे नहीं हो रहा ना आजकल। आजकल तो कम से कम थोड़ी रैशनल लॉजिकल बातें करें ना। थोड़ी आजकल 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 तो जनाब थोड़ी ऐसी बात कर लें जिससे पता चले जनाब के एक बीजेपी जो है, बीजेपी की आरएसएस का आपने कहा कि आप आरएसएस से हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, आप आरएसएस से हैं। जारी बात है, इंसान को, हर एक इंसान को हक है वो अपनी मर्जी से जिस जमात को चुने, जो मर्जी नजरियात रखे, लेकिन कोई इंसान दोस्त नजरियात भी रखे ना। आप पाकिस्तान में मसाजिद की बात करते हैं, यहाँ तो हर चीज पुरअमन है। मुझे कभी बता दें, कभी किसी ने मस्जिद गिरा के मंदिर बनाया? और सुप्रीम कोर्ट भी कहे हाँ, सुने तो सुन ना, तो भाई सुन तो लो। कभी किसी ने मस्जिद गिरा दी और कहा इधर मंदिर बना दो? ये क्या माइंडसेट है? ये हिंदू रियासत का माइंडसेट है। इंडिया से इंडिया कोई नहीं है। आप हिंदुस्तान, ये जो रियासत है ना, रियासत बनाना चाहते हो, हिंदू रियासत, जिसमें आप चाहते हो कि सिर्फ हिंदू रहे, बाकी सब निकल जाए यहां से। और शूदर, मैं देख रहा था, इतने ज्यादा जितने ना कास्टिस्ट रेसिस्ट माइंडसेट जितना इंडिया में है। आपको पता है जो आपकी प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंशियल गार्ड है इंडिया की, अभी का जो प्रेसिडेंट, आपके जो प्रेसिडेंट अभी हैं, ये शूदर हैं, लीज फ्रॉम लो कास्ट। और आपको पता है, ये मुझे अब मंदिर का नाम भूल गया, इस मंदिर में गए थे पूजा करने, वहां पे जब इनको पूजा नहीं करने दी थी, उनके आगे से रेड कारपेट उठा दिया गया था। जरा सुनिए बात को। आपकी जो प्रेसिडेंशियल गार्ड है, प्रेसिडेंशियल गार्ड में आपको जानकारी नहीं है, आप गलत जानकारी दे रहे हो सर। मैं बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ। मैं बता दो कहां पर हमारा देश का प्रधानमंत्री दलित समाज से है, आप क्या तो हो भी नहीं सकता। सुने तो सही ना, सुने तो सही ना, सुने तो सही। देखिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपको कहे मैं लिंक भेज देता हूँ इस बात का। नहीं, आप व्हाट्सएप खबरें खूब चलाइए चीमा साहब, व्हाट्सएप खबरें का कोई महत्व नहीं है। मेरा कहना ये है कि आप कभी किसी के वजीर, राष्ट्रपति के बारे में, आपके राष्ट्रपति के बारे में अनर्गल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ फैक्ट होंगे तो बोलूंगा। हालांकि पाकिस्तान झूठ बोलता है, लगातार बोलता है, उसके लोग भी बोलते हैं, आप भी बोल रहे होंगे, आपकी मजबूरी होगी, लेकिन मेरे देश के राष्ट्रपति का सम्मान क्योंकि यही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। वो दलित समाज चीमा साहब, ये लोग मतलब जिसे कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की फेक न्यूज उठा के पूरी डिबेट रख लेते हैं। आज कह रहे हैं जी कराची में ब्लैकआउट था और कराची में ये हो गया, कराची में फौज आ गई। वो ठीक है, अगर आप लोग फेक न्यूज पे बोले तो ठीक है। अगर हम पूरा आपको हर तरह का प्रूफ दे रहे हैं, चीमा साहब बता रहे हैं, लिंक भी भेज रहे हैं आपका, तो आप उसे नहीं मान रहे। ये क्या बात हुई है? कौन सा प्रूफ दे रहे हैं, लिंक किसका भेज रहे हैं? सुन ले ना, मुझे बता, लेकर के बैठे ना, चीमा साहब दिखा दें आपकी स्क्रीन पे, मैं भी देख लूंगा। कब भेजेंगे? उसमें हम डिबेट में नहीं होंगे, आप होंगे ना, मैं होंगे ना, चीमा साहब होंगे। सुने ये जो मैंने ये स्टोरी निकाल ली है, देखें, ये 2018 में हुआ था, जो पुष्कर टेम्पल है वहां पे हुआ था प्रेसिडेंट। सुन ले बात ना, सुन लिया करें। एक तो आपका मसला ये है कि आप बीच में बोल पड़ते हैं, मैंने आपको कभी नहीं टोका। आप जब बोल पड़ते हैं मैं चुप कर जाता हूं। मुझे पता है कि आप को, जारी बात है, आरएसएस की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर होता है कि जब भी पाकिस्तान पे बात हो तो उसी तरह शोर शरार डाल के रखना है। मुझे पता है इस चीज थोड़ी है। अब देखे ना, मैं तो नहीं बोलता, जरा मुझे बात करने का आरजू मौका दिया जाए। इस तरह तो फिर मुझे बात करें। देखें इसमें ये होता है कि प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता है कि आपको आरएसएस की तरफ से कहा गया होगा कि आपने वहां पे जब भी कभी पाकिस्तान के बारे में, देखिए आपके वहां पे क्रीडेंशियल है ना, जो
जो डिग्री मिलती है, डिग्री इस चीज पे मिलती है कितनी एंटी पाकिस्तान बैशिंग करोगे, आप हीरो बनते हैं, आपके टीवी चैनल एंटी पाकिस्तान पे चलते हैं। अगर वो पाकिस्तान को दुश्मन ना रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे चलोगे, मिट जाओगे। आपका तो नामो निशान, आप अपनी शिनाख्त जिंदा रखते हो पाकिस्तान पे बैचिंग करके। मैं पाकिस्तान की तारीफ करता हूँ, सुनो चिम्मा साहब, मैं आपकी तारीफ करता हूँ पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के नहीं आरजू जी, मैं सुनो सुनो, अरे तारीफ तो आरएसएस वाला कर रहा है, सुन तो लीजिए, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। मैं आप दोनों की बहुत तारीफ करता हूँ। भगवान, आप दो काम कर लीजिए, पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म कर दीजिए और पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का अत्याचार बंद कर दीजिए, मैं आपकी तारीफ करना शुरू करूँ। सर पहले जीवा साहब कंप्लीट करें, फिर आप उनको प्रॉपर जवाब दें। जी जीवा साहब। लेकिन मुझे आपने 3 दफा टोका है, मैंने आपको कभी 1 दफा भी नहीं टोका, ये देख लें आप। मैं झूठ नहीं बोलता ना जी। सुने तो सही ना, आपने मेरे साथ एक स्काइप पे बात हो रही है, टीवी यूट्यूब पे बात हो रही है, मुझे आपने 3 दफा टोका है। आप इमेजिन करें एक मुसलमान आपके सामने होगा तो उसके साथ क्या करते होंगे आप? आप मेरी बात नहीं सुन रहे यूट्यूब पे, तो एक मुसलमान जब आपके सामने होगा तो आप उसका क्या असर करेंगे? मुस्लिम एंगल ले आए। अब देखे ना, अब देखे मेरी बात ही, हौसला ही नहीं है सर जी, हौसला तो रखे ना। मैं तो कभी भी नहीं आपको टोकता, या आप 2 मिनट और बोल लें, मैं बाद में बोल लूंगा, लेकिन थोड़ा हौसला तो कर ले। यही तो मसला है। नरेंद्र मोदी साहब ने और आरएसएस ने ऐसी तरबियत कर दी है, उन्होंने कहा बेटा सुननी नहीं किसी की। मसला यह है कि अगर सुन ली अगले की, फिर तो दिमाग शायद सोचने लग पड़ेगा कि हाँ भाई ये तो इस तरह का मसला है। लेकिन जब आपको इंडोक्ट्रिनाइज इस तरह कर दिया गया, इसकी नहीं सुननी, नहीं इसकी सुन ली तो फिर मसला खराब हो जाना है। ये तो आप जो है ना, आपकी जिंदगी, आपके लोगों की बचत उतनी देर तक है जब तक वो पाकिस्तानियों की बात नहीं सुनेंगे। जब वो पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की बात सुन लेंगे, आपके अंदर तो रेवोल्यूशन आ जाना है। लिहाजा रौला डाल के रखो, शोर मचा के रखो। आपका जो प्रेसिडेंशियल गार्ड है, मैं उसकी स्टोरी सुनाने लगा हूं। इनकी फौज में इतनी, ये हमारी फौज की बात कर रहे हैं ना, इनकी फौज में इतनी कास्टिस्ट रेसिस्ट जो होती है इनटेक होता है। इनका जो प्रेसिडेंशियल गार्ड है, या उसमें राजपूत आ सकते हैं, या उसमें सिख जट आ सकते हैं, हिंदू जट आ सकते हैं। और सुनिएगा, 2018 में एक मिस्टर गौरव नाम का बंदा है, उसने दिल्ली हाईकोर्ट में इसके ऊपर एक केस किया हुआ है कि प्रेसिडेंशियल गार्ड जो है वो इतना रेसिस्ट नेचर का क्यों है। अभी तक ना आपकी आर्मी और ना आपके डिफेंस के जो लोग हैं, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में रिस्पांस नहीं दिया। और आप इधर मुझे मेरी फौज की बात कर रहे हैं, जिस फौज ने हमें बचाया, आप वरना आपका तो शहर है, वो तो मुसलमानों को पता है। जिसकी मस्जिद में चढ़ के बीजेपी का झंडा लहराने का आपको शौक है, ये पाकिस्तान भी आज इंडिया में होता तो आप पता नहीं बीजेपी क्या क्या करने की कोशिश करती। शुक्र है हम आपसे लहगा हो गए, और जो मुसलमान वहां रह गए उनको पता चल गया, जो चले गए वो अच्छा हुआ भाई उनको। वो तो दिन रात शुक्र के रोते होंगे कि हम किधर फंस गए, किन लोगों में फंस गए। और जो उधर चले गए वो तो अब जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी मर्जी से, और हम यहाँ पे जो है जो मोदी साहब और आरएसएस के रहमो करम पे हैं, और नवीन भाई जैसे जो लोग हैं वो वैसे ही डराते रहते हैं। हमें यूट्यूब पे डरा रहे हैं, बात करने नहीं देते, सामने पता नहीं किस तरह क्या करते होंगे। नवीन भाई हमें तो छोड़ दे, हम तो बड़ी दूर हजारों किलोमीटर थ्रू कैमरा बैठे हुए हैं। ये जो हमारे मुसलमान भाई उधर रह गए ना, उन बेचारों को थोड़ा तशद्दुद कर लीजिएगा, ताकि उनको एहसास हो कि वो क्यों रहे। आ जाते तो आज अच्छा होता। जी नवीन साहब, आपने 7 मिनट की अपनी तकरीर में केवल यही बताया कि आप भयभीत हैं, आप डरे हुए हैं, और आपने यही कहते रहे कि हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति की गार्ड है वहाँ के अंदर सहिष्णुता है। लेकिन अच्छा, हिंदुस्तान के बारे में जानकारी रखिए, लेकिन सही जानकारी रखिए, आपके भविष्य का, आपका भी विकास होगा, मस्तिष्क का भी विकास होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान डरे हुए होते तो वो अपनी बात रखने के लिए उनको हर जगह कहीं भी खुला मंच नहीं होता, किसी भी जगह किसी प्लेटफॉर्म पे। आपकी तरह नहीं है भाई। पाकिस्तान के अंदर कितना अल्पसंख्यक समाज के साथ अत्याचार होता है, दुनिया देख रही है। उसको आप बेशक यहाँ आकर के डिफेंड करते हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान आज एक क्रूर शासक की तरह काम कर रहा है, और वहाँ जो पाकिस्तान की अपनी नीति है वो उसके लिए इतनी खराब है
उसका राष्ट्रपति के पास उसके बिजली का बिल देने के लिए भी पैसा नहीं है, ये सब जानते हैं। राष्ट्रपति आपके इमरान खान जो प्रधानमंत्री हैं, वो उनके पास बिजली का बिल देने तक का भी पैसा नहीं है, ये सब जानते हैं। और कटोरा लिए जिस तरह से इमरान खान साहब आपके प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई इनको कटोरा दे दे, अब तो वो कटोरे में कुछ चंदा डाल दे, वो पैसा भी कुछ देने वाला नहीं है। और ये भी जानते हैं कि कहीं जाने के लिए आपको किस प्रकार से किराए का हवाई जहाज और किस प्रकार से आपको दूसरे के लटक करके जाना पड़ता है, बीच में उतार भी देता है हवाई जहाज। कई दिन वहाँ कहता है मेरे पास होटल पे रहने के लिए पैसा भी नहीं है, अमेरिका में सबने देखा था। तो मेरा कहना यह है कि हम स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ ना बराबरी करना चाहता है, और इसलिए भी नहीं करना चाहता था कि आप आ ही नहीं सकते हमारे बराबर में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप बार बार पाकिस्तान की आर्मी का गुण गाना बंद करिए, अपने देश के जनता के विकास के बारे में सोचिए। हो सकता है कि आर्मी का आपको भय होगा, टीवी चैनल बैठ करके आप उसकी बात करते होंगे। जिस दिन आप पाकिस्तान की जनता के विषय में बोलना और समझना शुरू कर देंगे, उनके दुख और दर्द को समझना शुरू कर देंगे, तो शायद आपका भी विकास हो जाए, मानसिक तौर पर विकास होगा और सौनिक तौर पर भी विकास होगा। भारत विश्व में सबसे बड़ी ताकत है। आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो भारत की तरफ पूरा विश्व देखता है। भारत के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो विश्व के सबसे ताकतवर देश भी होंगे, उसी बात को फॉलो करते हैं। भारत आज अगर देखेंगे G7 देश में भी जाने वाला है। भारत को आपके जो इस्लामिक देशों की सभा के अंदर आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका आपने बायकाट किया था, वो जो भारत को ही बुलाया था, इसलिए बुलाया गया था। इस्लामिक देश भी जानते हैं कि भारत की नीतियों को अगर अपनाया जाएगा तो उसका भी कल्याण होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। और ये सारी नीति नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत तेजी से बढ़ी है और इस बात को सब जानते हैं। मेरा केवल इतना सा कहना है आरजू जी कि स्वाभाविक तौर पे आपका चैनल सब जगह देखा जाता है, पाकिस्तान में ज्यादा देखा जाता है, तो पाकिस्तान के लोगों को आप कहिए कि अपने हक की आवाज उठाएं। अपने हक की आवाज उठाने के लिए किसी से डरे मत। और मैं चीमा साहब से भी कहूंगा कि आप भय मत खाइए। मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा होगी, कष्ट होगा, आपको इस बात का डर होगा कि पाकिस्तान की आर्मी आपको मार देगी या आपके साथ नाजायज करेगी। आप भी भय मत खाइए भाई। आज पाकिस्तान की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि उसका विकास कौन कर सकता है। अगर पाकिस्तान नहीं करता तो आप पाकिस्तान में विरोध करिए, कहिए कि ठीक है सरकार, ये राष्ट्रपति नहीं चाहिए, आर्मी का शासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री एक वहां पर ही बना दीजिए। पाकिस्तान के लोग तो कहते ही कि जैसा प्रधानमंत्री देश में हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी है, उसी प्रकार का अगर प्रधानमंत्री ईमानदार, यशस्वी और काम करने वाला पाकिस्तान में होता तो उसका विकास हो गया होता। चाइना को आप पाकिस्तान बेच चुके हो, चाइना आप पर कब्जा करता जा रहा है, उसके बावजूद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। आपने देखा कि बिजनेस कॉरिडोर बनाने के नाम पर चाइना ने आपके सारे पाकिस्तान के जो मुख्य शहर है उस पर अपना कब्जा कर डाला। आप चाइना, आपके एयरबेस पे पाकिस्तान का, चाइना का कब्जा है पाकिस्तान के एयरबेस पे। जितने आपके ठिकाने, जितने आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उस पर भी चाइना का कब्जा। आपके बचा क्या? आपके पास है क्या? केवल नाम को लेकर। जिस प्रकार से हांगकांग लड़ाई लड़ रहा है, आपके लोगों को भी निकल के आना पड़ेगा चाइना से लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन अभी आप समझ नहीं रहे, आपको हिंदुस्तान का खौफ दिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान विकास की राजनीति में चल रहा है, हिंदुस्तान लोगों के साथ समन्वय, प्यार, आपसी भाईचारा बढ़ा करके आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान का ना मुसलमान परेशान है, ना सिख परेशान है, ना ईसाई परेशान है, ना हिंदू परेशान है। हिंदुस्तान का मुसलमान के अगर कोई मसले होते हैं तो आपस में बैठ करके सुलझाने की कुव्वत और ताकत रखता है, आपकी तरफ उठा करके नहीं देखता है। आप बार बार मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के विषय में तो आप बात करना छोड़ दिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप मुंह की खा चुके हैं। सबने देखा है कि जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किस प्रकार से लताड़ पड़ी, विश्व में, यूएनओ में भी, सब जगह भी। तो और कितनी खाएंगे भाई? कम से कम इसका कष्ट तो हर एक पाकिस्तानी को होता होगा। जब आपके प्रधानमंत्री को विदेश में जाओ तो चप्पलों की तरह मारा जाता है, उसी प्रकार से पाकिस्तान का हर आदमी कितना पीड़ित होता होगा। मैं समझ सकता हूँ कि उसका प्रधानमंत्री कर क्या रहा है, उसका देश का नेता कर क्या रहा है। भारत का प्रधानमंत्री जब जाता है तो पूरे विश्व के अंदर जितने हिंदुस्तानी रहते हैं उसको गर्व होता है, कहते हुए कि भाई देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री, हम भारत के हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है। जब मैं अमेरिका गया था, मुझे एक टैक्सी ड्राइवर मिला था और वो टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तान का था। मैंने उससे कहा भाई कहाँ के हो? बोला नहीं सर मैं तो यहीं का हूँ। मैंने अरे कहाँ के रहने वाले हो? तो उसका नाम पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान के हो? बोला हाँ सर हूँ तो पाकिस्तान का, लेकिन कहते हुए यहाँ पे डर भी लगता है, शर्म भी आता है, हमारा वजीर आजम क्या काम करता है। ये स्थिति है पूरे विश्व के अंदर। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तानियों को नाम देने वाला जो आपका प्रधानमंत्री है, उससे निजात पाने की हर एक पाकिस्तानी को आवश्यकता है। बिल्कुल। लास्ट 2 मिनट्स चीमा साहब आपके लिए बताइए, इनको जवाब दिया। ऐसा कौन मिलेगा जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे शर्मिंदा हो रहा होगा अमेरिका बैठ के? बहुत सारे। नहीं सर जी। देखिए पहली बात तो ये है कि इनको जारी बात है कि रेटरिक होती है। वो पहली बात तो ये है कि आर्मी की बात करते हैं ये, भाई आर्मी हमारा फखर है।
आपकी आर्मी आपका फख्र नहीं है, ठीक है। आपने क्या फौज का नाम लेके 2019 का इलेक्शन नहीं जीता? जनरल बिपिन रावत को आपने मौजें करा दी हैं, CDS बना दिया है, अभी आप कहते हैं कि आर्मी आपकी इंटरफेयर नहीं करती। आपके लोग इलेक्शन जीतते हैं, मोदी साहब और बीजेपी इलेक्शन जीती है, फौज के कंधे पे बंदूक रख के आप कहते हैं आपकी फौज जो है, आपकी फौज को तो मासूम फौज को उन्होंने बनाया बेवकूफ, और आप कहते हैं कि जी हमारी फौज की बात करते हैं। हमारी फौज तो हमारा फख्र है, हमने दहशतगर्दी की जंग जीती है, हमने तो कुलभूषण यादव जैसे लोगों को पकड़ा और उनको सजाएं दी हैं, थैंक्स टू आवर आर्मी, उसको डेथ बेड पे डाला है। भाई चलो फारग हो, इस तरह के जितने उसने पाकिस्तान में कत्लेआम करवाया है, हमने तो उसका जवाब दिया है। हमने जो दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आते थे उसका जवाब दिया। क्यों नहीं देंगे जवाब? हम देंगे। हम तो ये समझते हैं कि आप फौज का भले, चाइना की बात करते हैं, चाइना की हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, आपके साथ जो उन्होंने किया वो तो एक जारी बात है, बंदे को शर्म तो आती है, थोड़ा फील होता है कि यार ये उधर हम इतनी बड़ी बड़ी शोखियां मारते हैं, मीडिया हमारे इतना नाम लेता है, इधर वो फौजी हमारे मुल्क में घुस गए हैं, और उन फौजियों के घुसने से जो आपको शर्मिंदगी का सामना पूरी दुनिया के सामने करना पड़ा। पिछले साल अभिनंदन का जहाज हमने 1-2 गिरा दिया, आपको पूरी दुनिया में शर्म करना पड़ा। तकलीफ तो होती है, फौज की हम तारीफ क्यों ना करें, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी जब आपको जवाब देती है हमें फख्र महसूस होता है। अभिनंदन आया आसमान से था, गया जमीन से था, हमें फख्र महसूस होता है। आने वाले हर बंदा जो और जो और कई वाले जो ऐसे हैं उनको तो हम फिक्र ना करें, हम जो है ना, हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे हम आने वाले से। आप इस चीज से वरी ना हो कि क्या होगा तो क्या नहीं होगा। फौज हमारा फख्र है, चीन से हमारी पार्टनरशिप है, दोनों ही आपको चुभते हैं, और तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं। चीन फौज प्रॉब्लम है, ये आपका मसला है जी। साहब ये CPAC से भी बहुत परेशान है हमारे। हाँ वही ना जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने शो ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट शो हम कोई करेंगे दोबारा तो कुछ हल भी निकालें और कोई ऐसी चीज भी करें जो कोई अच्छे अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। दोनों करेंगे कि आप जो है सही जॉइंट वेंचर्स अच्छा भी हो सकता है ना, या बस एक दूसरे के ऊपर इल्जामात ही लगाते रहेंगे, सिर्फ एलिगेशंस ही चलेंगे और कुछ नहीं। तो आप भी समझाइए अपनी गवर्नमेंट को और उन्हें बताइए कि जी पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, आप इस तरह से एलिगेशंस लगा लगा के सिर्फ टेंशन पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने शो ज्वाइन किया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू।